आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी में आडवाणी की भूमिका को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज गडकरी, राजनाथ और जेटली गांधीनगर में मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले गडकरी कल आडवाणी और राजनाथ से मिले। खबर है कि बीजेपी आडवाणी को एनटीए का चेयरपर्सन या फिर एनएससी जैसी समिति बनाकर उसका चेयरपर्सन बना सकती है। हालांकि एक अखबार के हवाले से खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम पद संभालते हैं तो उन्हें एनडीए का चेयरमैन बनाया जा सकता है। आज होने वाली बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। अभी तक आडवाणी एनडीए के चेयरमैन हैं। हवाले से खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम पद संभालते हैं तो उन्हें एनडीए का चेयरमैन बनाया जा सकता है। आज होने वाली बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। अभी तक आडवाणी एनडीए के चेयरमैन हैं। ये भी खबर आ रही है कि एनडीए का नए तरीके से गठन होगा। बैठक में यह भी फैसला हो सकता है कि सरकार बनने पर टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का संयोजक बना दिया जाए। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने की संभावना के बीच उनके मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह गृह मंत्री हो सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री के तौर पर अरुण जेटली का नाम सामने आया है। सूत्रों से खबर है कि मोदी की सरकार बनने की स्थिति में पहली बार किसी महिला को रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है और वो नाम सुषमा स्वराज का हो सकता है। वहीं मोदी मनोहर जोशी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। मोदी की सरकार बनने की सूरत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान या फिर एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया जा सकता है। ऐसे भी कैबिनेट के अहम मंत्रालयों का फैसला नरेंद्र मोदी अकेले नहीं ले पाएंगे। सूत्रों से खबर है कि आरएसएस की मर्जी से ही वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री जैसे अहम पद तय होंगे। बताया जाता है कि एग्जिट पोल के बाद आरएसएस की एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें बीजेपी नेता नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सूत्रों से खबर है कि इस बैठक में आरएसएस ने संकेत दिए कि वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री उनकी पसंद का होगा। प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं के बीच नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में गुजरात में मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा की गई। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि मोदी के उत्तराधिकारी का फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। मोदी की बीजेपी विधायकों के साथ होने वाली बैठक से पहले गुजरात बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई। गांधीनगर में हुई इस बैठक में गुजरात की मंत्री आनंदीबेन पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी शरीक हुए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आनंदीबेन पटेल गुजरात की नई मुख्यमंत्री हो सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक गुजरात में मोदी कैबिनेट की सबसे ताकतवर मंत्री मानी जाने वाली आनंदीबेन सीएम की रेस में सबसे आगे है। सूत्रों से खबर है कि आनंदीबेन पटेल के नाम की चर्चा नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी आलाकमान से भी की है। आनंदीबेन नरेंद्र मोदी की बेहद भरोसेमंद भी मानी जाती है, इसलिए मोदी उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आनंदीबेन पटेल के नाम का औपचारिक ऐलान लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद हो सकता है। अखबार का दावा यह भी है कि 20 मई से पहले आनंदीबेन सीएम की शपथ भी ले सकती है। आनंदीबेन पटेल साल 1999 से ही गुजरात सरकार में मंत्री हैं। वो मोदी कैबिनेट की सबसे अनुभवी और तेज तर्रार मंत्री मानी जाती हैं। फिलहाल वो राजस्व, सड़क और भवन निर्माण के साथ साथ शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रही हैं। चुनावी सरगर्मी खत्म होते ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कामकाज में जुट गए हैं। गांधीनगर में उन्होंने पानी की किल्लत को लेकर बैठक की। इस बैठक में मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ साथ कई अफसर भी मौजूद थे। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन 16 मई को 16वीं लोकसभा के नतीजे आने से पहले ही राष्ट्रपति भवन भी एक्शन में आ गया है। पीएम और नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राष्ट्रपति भवन में जोर शोर से चल रही हैं। एग्जिट पोल के आते ही नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। मोदी को लेकर आईबी को कई इनपुट्स भी मिले हैं, जिसके बाद मोदी की सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडोज की संख्या बढ़ा दी गई है। मोदी को पहले से ही Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद मोदी पर खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा में और इजाफा किया गया है और मोदी को दी जा रही ये सुरक्षा एसपीजी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। भले ही एग्जिट पोल में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे नतीजे नहीं आने पर बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी कुछ क्षेत्रीय दलों को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटेगी और बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआर, कांग्रेस से बात करेगी। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की संभावना से मोदी की इकलौती बहन वासंतीबेन बेहद गदगद है। वासंतीबेन मोदी ने कहा है कि अपने भाई का पहला राज तिलक वो ही करेंगी। मोदी के सीएम बनने पर भी सबसे पहले उनकी बहन ने ही राज तिलक किया था।
मोदी की बहन वासंती बेन गुजरात के मेहसाणा में रहती हैं और अपने भाई से वो गाहे बगाहे मिलती भी रहती हैं। रक्षाबंधन के मौके पर वो मोदी को राखी भी बांधती रही हैं। वो चाहती हैं कि इस बार दिल्ली में पीएम आवास जाकर वो मोदी को राखी बांधें। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी सरकार बनने की संभावना के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो नई सरकार के साथ काम करने को इच्छुक हैं। ओबामा ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बराक ओबामा के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी संकेत दे रहा है कि देश में हवा किस दिशा में चल रही है। ओबामा की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि शुरुआत में सभी देश अच्छाई की बात करते हैं, बाद में विदेश नीति बनने के बाद असलियत का पता चलता है। हर कंट्री इसी तरह से बोलती है और बोलना भी चाहिए, और हम भी इसी तरह की बातें करते हैं। आगे चलने के बाद जब सरकार की पॉलिसीज सामने आती हैं, उसके बाद पता लगता है कौन कितना पानी में है। अमित शाह यूपी की कमान संभालने को पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने इस बात के संकेत दिए। शाह ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। चुनावी सर्वे में दिखाए गए आंकड़ों के बाद जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स से बात करते हुए एआईएडीएमके नेता मलई स्वामी ने खुलासा किया कि उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए एनडीए का समर्थन कर सकती है। 2014 लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से पहले कई पार्टियां धीरे धीरे अपने रुख को साफ कर रही हैं। उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी ने एनडीए के साथ जाने का संकेत दिया। एक न्यूज चैनल पर बातचीत में बीजेडी नेता प्रभात त्रिपाठी ने कहा कि एनडीए को सशर्त समर्थन देने में कोई समस्या नहीं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस ने हार कबूल करने के संकेत दे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी का नाम लिए बिना कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के आगे लाचार हो गई। The Congress party was handicapped by the fact that we were not fighting the BJP because the BJP campaign had become an individual-centric campaign. जयराम रमेश ने कहा कि पूरा चुनाव व्यक्ति केंद्रित हो जाने से उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव के दिन मैनिफेस्टो जारी किया, जिससे बीजेपी और उसके विचारधारा को कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पाई। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी एग्जिट पोल पर साफ गोई दिखाई। रीता ने कहा कि कांग्रेस के 10 साल सत्ता में रहने के बाद हो सकता है कि लोग बदलाव चाह रहे हों। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने दावा किया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद उसी तरह केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी जैसे दिल्ली में नहीं बना पाई थी। चुनाव के दौरान 100 सीट से ज्यादा जीतने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के सुर एग्जिट पोल आने के बाद बदल गए हैं। आप नेता कुमार विश्वास ने माना है कि पार्टी ने कुछ गलतियां की हैं जिन पर विचार करना होगा। जब हमने छोड़ी थी सरकार तब हमको यही करना चाहिए था। हमको पूरी दिल्ली को संज्ञान में लेना चाहिए था। हमें खूब सारी बातें करनी चाहिए थी। मैं तो था नहीं यहाँ पर, मैं तो अमेठी में था, लेकिन ये निर्णय में हमें देरी हुई। तो ऐसी कुछ गलतियां की हैं जिन पर हम सोचते हैं कि इस चुनाव के बाद संगठन बैठ के विचार करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और चुनावी सर्वे करते रहे योगेंद्र यादव को एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल रही सीटों पर भरोसा नहीं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि बीजेपी अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त और एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना से बीजेपी गदगद है। हालांकि बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का दावा है कि 16 मई को नतीजे और बेहतर भी होंगे। एग्जिट पोल जो आए हैं उससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि एनडीए बहुत शानदार तरीके से सफल हो रही है। एग्जिट पोल आने के बाद आरएलडी नेता अमर सिंह ने मोदी की जमकर तारीफ की। अमर सिंह को मोदी में वाजपेयी आडवाणी की छवि भी नजर आने लगी है। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी का संकल्प और सिद्धांत, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रासंगिक वाक्पटुता और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का प्रबंधन, इन तीनों का समन्वय एक साथ मोदी जी में दिखाई दिया। एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनती देख बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हवन पूजन के साथ बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का विधिवत राज तिलक कर दिया। इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनावी नतीजे आने से पहले ही जमकर जश्न मनाया। एग्जिट पोल में जिस तरह मोदी सरकार बनती दिख रही है, उसी से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमकर खुशी जाहिर की। लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल पेश होते ही सेंसेक्स ने 24,000 और निफ्टी ने 7,100 के नए शिखर को पार कर लिया है। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 23,871 और निफ्टी 94 अंक चढ़कर 7,109 पर बंद हुआ।
संजय बारू और पीसी पारेख के बाद अब योजना आयोग के सदस्य अरुण मायरा ने किताब बम फोड़ा है। अरुण मायरा की किताब में दावा किया गया है कि सारे पावर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लाचार थे। अरुण मायरा ने अपनी किताब द एरोप्लेन वाइल फ्लाइंग रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस में ये दावा किया है। इस किताब को मंगलवार को लॉन्च किया गया। मायरा ने इस किताब में 2004 में बनी यूपीए सरकार के बाद हुए फैसलों को लेकर किताब में दावा किया है। सोनिया गांधी आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विदाई बोझ देंगी। सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह को एक स्मृति चिन्ह भी दिया जा सकता है, जिस पर कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ ने मनमोहन सिंह को विदाई दी। पीएमओ के करीब 110 अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से पीएम को गुलदस्ता भी भेंट किया गया। पीएम ने अपने स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आप लोगों ने देश की अच्छी सेवा की है। एग्जिट पोल में भारी हार के आसार के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी कैबिनेट के साथ आखिरी मीटिंग भी की। मौजूदा यूपीए सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों के साथ चर्चा की। 17 मई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 7 RCR का पीएम आवास छोड़ देंगे और 3 मोतीलाल नेहरू वाले नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। इस बंगले में काम तकरीबन पूरा हो गया है। यहां पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के दौरान शीला दीक्षित रहती थी। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है। जेटली ने मनमोहन सिंह को सैन आदमी बताते हुए कहा कि वो अपने आने वाले विषयों पर पूरी जानकारी रखते थे और पूरी तैयारी के साथ बात करते थे। अगर वो सही समय पर खड़े हुए होते और असहमतियां जताई होती तो और भी सम्मान पाते। एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ जाने के साथ ही उनके सहयोगी दलों ने उन्हें आग दिखाना शुरू कर दिया है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए 16 मई के बाद उनकी पार्टी सुरक्षित विकल्प पर विचार करेगी। तारिक अनवर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दागी सांसदों पर आए अध्यादेश को फाड़ देने संबंधी बयान देकर गलत उदाहरण पेश किया। इसका जनता के बीच गलत संदेश गया, जिसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ा। एग्जिट पोल में कांग्रेस की करारी हार की आशंका के बीच ही कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बचाव में आ गई है। 16 मई को रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि नतीजे चाहे जो भी हो, इसकी जिम्मेदारी सामूहिक होगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस में जब भी क्रेडिट लेने की बात आती है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब इस चुनाव में करारी हार दिखने लगी तो कांग्रेस सामूहिक जिम्मेदारी की बात करने लगी है। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस ने प्लान एम बनाना शुरू कर दिया है ताकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। सूत्रों से खबर है कि सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और ममता बनर्जी, मायावती और मुलायम सिंह यादव से संपर्क साधने में जुट गई है। उमा भारती ने छतरपुर में बयान दिया है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के 60 से अधिक विधायक इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के वो विधायक उनके और अमित शाह के संपर्क में। प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये तय है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विधायक, जिनकी संख्या 60 से भी ज्यादा है समाजवादी पार्टी की, वो पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारी जो दिक्कत वो मेरे ही संपर्क में नहीं है, अमित शाह के भी संपर्क में बोलो। छतरपुर में पूजा अर्चना करने पहुंची उमा भारती ने कहा कि जो लोग अटल और आडवाणी युग की समाप्ति की बात कहते हैं, उन्हें मनोरोग की बीमारी है। बिहार में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को बड़ी राहत मिली है। बोकारो कोर्ट ने गिरिराज को नियमित जमानत दे दी है। गिरिराज सिंह ने कहा था कि मोदी विरोधियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं, उन्हें पाकिस्तान जाना है। भड़काऊ भाषण को लेकर गिरिराज सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 2 मामलों में उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। एक मामले को लेकर अभी उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। पेड न्यूज के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग इस मामले में 23 मई को सुनवाई करेगा। दोषी पाए जाने पर चव्हाण की 3 साल की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। चुनाव आयोग ने बताया कि पूरे देश में चुनाव कराने में सरकार का 3,426 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वहीं 2009 के चुनाव में कुल खर्च 1,483 करोड़ रुपए का था। दिल्ली में 16 मई को होने वाली वोटों की गिनती के लिए 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने इन मतदान केंद्रों की तैयारी का जायजा लिया। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। आजम ने कहा कि सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन चुनाव आयोग को मोदी नवाजी का अड्डा न बनाया जाए। चुनाव आयोग ने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के 8 मतदान केंद्रों पर 15 मई को दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि इन मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायत आई थी, इसलिए रिपोलिंग का फैसला लिया गया।
वामपंथी दल आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले को लेकर ये प्रदर्शन होने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान खत्म होने के बाद नेता नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ मस्ती के मूड में दिखे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने चुनावी भागदौड़ के बाद अजमेर का रुख किया। उधर राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी जयप्रदा और अमर सिंह राजस्थान के सूरजगढ़ में सालासर दरबार पहुंचे। यहां दोनों ने नारियल बांध कर मनौती मांगी। इससे पहले चुनाव की रैली और भागदौड़ खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिमला में रिलैक्स करते नजर आए। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की ओर नजर डालते हैं। आरटीआई के जरिए गृह मंत्री सुशील शिंदे की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शिंदे और उनके परिवार के लिए 60 से भी ज्यादा पुलिस वाले लगाए गए। आरटीआई के जरिए महाराष्ट्र के वीआईपी पर खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के 84 वीआईपी के लिए 812 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। हरियाणा में रियल एस्टेट डेवलपर्स को लाइसेंस देने के मामले में सीबीआई की जांच पर दिल्ली हाईकोर्ट 21 मई को सुनवाई करेगा। यौन शोषण मामले में जोधपुर सेशंस कोर्ट में आज भी पीड़ित से जिरह जारी रहेगी। मुंबई में मर्डर से रेप के आरोपी फिल्म अभिनेता इंदर कुमार को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। धोखाधड़ी के केस में अभिनेता सुनील शेट्टी को जोधपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के सिर पर जमकर पथराव किया गया। हंगामे के बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। इस पूरे शोर शराबे और हंगामे के बाद शो की शूटिंग कई घंटे रुकी रही। दरअसल मजदूर यूनियन के लोगों ने मुंबई की फिल्म सिटी में काम रुकवा दिया था। लखनऊ में दिन दहाड़े लुटेरों के गैंग ने एक ज्वेलर को लूट लिया। लुटेरों की गैंग ने साजिश के तहत ज्वेलर की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। साजिश के तहत सबसे पहले एक महिला ने ज्वेलर से सोने के कंगन दिखाने को कहा। ज्वेलर ने जैसे ही सोने के कंगन रखे, 2 लुटेरे दुकान में घुस आए और तमंचा दिखाया और लूटपाट की। लाखों के सोने के कंगन बैग में रखने के बाद महिला और उसके 2 साथी दुकान छोड़कर फरार हो गए। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। मुंबई से सटे ठाणे में डकैतों ने पुलिस की गश्ती दल पर हमला बोल दिया। पटना में हथियारबंद बदमाशों ने कैश वैन से 1 करोड़ रुपए लूट लिए। कैश वैन यूनियन बैंक की शाखा से पैसे लेकर जा रही थी। दिल्ली एनसीआर में रात से हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदल दिया। मंगलवार को केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में दिन भर बर्फबारी हुई। तेज बर्फबारी के बाद प्रशासन ने यहां से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। हनुमान चट्टी से 5 किलोमीटर आगे रड़ाक ग्लेशियर टूटने से सड़क जाम है। बद्रीनाथ में रुक रुक कर बारिश के साथ बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए मैदान से यहां आए लोग इस यात्रा को रोमांचक बता रहे हैं। श्रीनगर में नया एंड्रॉइड बेस्ड इंटरनेट एफएम रेडियो लॉन्च किया गया है, जिसका लोग खूब मजा ले रहे हैं। मोटोरोला कंपनी ने मोटो स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत 6,999 रुपए रखी गई है। ये मोबाइल आपको ड्यूअल सिम वर्जन में मिलेगा। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 8 विकेट पर 148 रन बनाए। उधर आईपीएल 7 के दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 16 रन से हरा दिया। बैंगलोर की जीत में एक बार फिर सिक्सर किंग युवराज सिंह ने अहम भूमिका निभाई। आईपीएल 7 में आज भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच, जबकि दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। आईपीएल के बाद टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को फिर से जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल अभी भी जारी है। इस बात का पता मानवाधिकार संस्था HRW की रिपोर्ट में हुआ है। इजरायल के पूर्व पीएम ओलमार्ट को भ्रष्टाचार के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई है। इराक की राजधानी बगदाद में हुए सीरियल कार ब्लास्ट में 34 लोगों की मौत हो गई और 82 लोग घायल हो गए।
मुंबई में फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने स्पाइडरमैन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के प्रोग्राम को होस्ट किया। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब वो मुंबई में आयोजित एक फैशन शो के दौरान रैंप पर गिर पड़ी। पूनम ढिल्लों विक्रम फडनीस की डिजाइन की गई साड़ी पहनकर रैंप पर चल रही थी। और फिल्म निर्देशक अनु बहल की पहली निर्देशित फिल्म तितली 67वें कांस महोत्सव में भेजी जाएगी। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में हमारे साथ फिलहाल बस इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।